नमस्कार। आज हम 2011 की भारतीय जनगणना के जो सबसे ज़रूरी तथ्य हैं उनको बहुत गहराई से समझेंगे। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो चलिए इसके हर एक पहलू को विस्तार से देखते हैं। तो हमारी आज की चर्चा इन खास बिंदुओं पर रहेगी। सबसे पहले हम जनगणना का एक परिचय लेंगे, फिर उसके इतिहास और कानूनी ढांचे को समझेंगे। इसके बाद हम सीधे 2011 की जनगणना की मुख्य बातों पर आएंगे। जनसंख्या की वृद्धि और उसका वितरण देखेंगे, और फिर लिंगानुपात और साक्षरता जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। और आखिर में हम सामाजिक और धार्मिक संरचना को भी समझेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जनगणना या सेंसस आखिर होता क्या है और इसे किया क्यों जाता है। तो देखिए, परिभाषा के हिसाब से जनसंख्या जनगणना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हर तरह की जानकारी, जैसे कि उनकी उम्र, लिंग, वो क्या काम करते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, धर्म क्या है, इन सभी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी डेटा को एक तय समय पर इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका विश्लेषण होता है। तो सवाल ये उठता है कि जनगणना इतनी ज़रूरी क्यों है। जवाब बहुत सीधा है। यह हमारे देश के हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद स्रोत है। चाहे वो जनसांख्यिकी हो, आर्थिक गतिविधियां हो, साक्षरता दर हो, ये सारा डेटा सरकार की नीतियां बनाने वालों और रिसर्च करने वालों के लिए एक खजाने जैसा है। इसी के आधार पर देश के विकास की नींव रखी जाती है। चलिए अब अगले खंड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि भारत में जनगणना का ये जो अभ्यास है, ये शुरू कैसे हुआ और इसे कौन सा कानून नियंत्रित करता है। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है, पता है। पहली कोशिश 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, पर वो पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए उसे गैर समकालिक कहते हैं। जो पहली पूरी और एक साथ जनगणना हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी। और कमाल की बात यह है कि तब से ये परंपरा हर 10 साल में बिना किसी रुकावट के जारी है। और हाँ, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना को जो कानूनी ताकत मिलती है वो जनगणना अधिनियम 1948 से मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और इस स्लाइड का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि जनगणना में जो भी जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है। मतलब उसे किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, यानी 2011 की जनगणना के मुख्य निष्कर्ष। तो आइए सबसे जरूरी आंकड़ों से शुरू करते हैं। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी 1.21 अरब, यानी 121 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो हमें देश के विशाल पैमाने का अंदाजा देती है। और इस 125 करोड़ की आबादी में अगर हम लैंगिक संरचना देखें तो पुरुषों का हिस्सा करीब 51.54% था और महिलाओं का 48.46%। 2011 की जनगणना की कुछ और भी दिलचस्प बातें थी। इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये इतिहास की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। 2001 से 2011 के बीच हमारी जनसंख्या में 17.7% की बढ़ोतरी हुई और ये उस समय तक मानव इतिहास में किया गया सबसे बड़ा प्रशासनिक काम था। चलिए अब जनसंख्या के इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो आबादी है ये पूरे देश में कैसे फैली हुई है और किस हिस्से में सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये टेबल जनसंख्या के वितरण को बहुत साफ साफ दिखाती है। उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ की आबादी के साथ भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार का नंबर आता है। और वहीं दूसरी तरफ सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था और राज्यों में सिक्किम। अब जब हम जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हैं तो राज्यों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। एक तरफ दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में 55.9% की जबरदस्त वृद्धि हुई, तो वहीं मेघालय राज्यों में सबसे आगे रहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था नागालैंड का। ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या घटी, यानी -0.6% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 2011 में भारत की आत्मा कहां बसती थी, गांवों में या शहरों में? ये आंकड़ा इसका एकदम साफ जवाब देता है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी लगभग 69% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी।
इसका मतलब है कि भारत उस समय भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश था, जबकि शहरी आबादी करीब 31% थी। ये आंकड़े नीतियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय औसत 382 था, लेकिन राज्यों के बीच का जो फर्क है वो हैरान कर देने वाला है। एक तरफ बिहार था, जहां हर वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते थे, जो बहुत ज्यादा सघन है, और दूसरी तरफ था अरुणाचल प्रदेश, जहां हर वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग थे। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। अब हम अपने विश्लेषण का रुख उन संकेतों की ओर मोड़ते हैं जो किसी भी समाज के विकास को दर्शाते हैं। लिंगानुपात और साक्षरता दर। परीक्षा में इन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो समाज के स्वास्थ्य का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। 2011 में भारत का औसत लिंगानुपात 943 था, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। केरल इस मामले में सबसे अच्छा था, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं। लेकिन चिंता की बात हरियाणा जैसे राज्य थे, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 899 था। और इससे भी बड़ी चिंता का विषय था 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात, जो गिरकर सिर्फ 919 पर आ गया था। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। साक्षरता के मोर्चे पर बात करें तो 2011 में देश की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। लेकिन यहां पुरुष और महिला साक्षरता के बीच एक बड़ा गैप था। पुरुष 82.14% साक्षर थे, तो महिलाएं केवल 65.46%। जैसा कि हम सब जानते हैं, केरल 94% के साथ सबसे साक्षर राज्य था, जबकि बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे था। चलिए अब अपने विश्लेषण के अंतिम डेटा खंड पर चलते हैं, जिसमें हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अलग-अलग धार्मिक समुदायों की जनसांख्यिकी संरचना को देखेंगे। 2011 में देश की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों यानी एससी का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी का 8.6% था। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अगर हम राज्य की अपनी आबादी के प्रतिशत की बात करें तो पंजाब 31.9% के साथ सबसे आगे था। ठीक यही फर्क एसटी आबादी के लिए भी है। सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत मिजोरम में था, 94.4%। अब भारत की धार्मिक संरचना पर एक नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 79.8% आबादी हिंदू थी। दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम था, जिनकी हिस्सेदारी 14.2% थी। इसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय आते हैं, जिनके प्रतिशत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए परीक्षा के लिए कुछ सबसे जरूरी तथ्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार, निम्नतम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, ऋणात्मक वृद्धि नागालैंड, सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल, सबसे कम हरियाणा और उच्चतम बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश। ये तथ्य सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये था 2011 की जनगणना का एक पूरा विश्लेषण, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। 2011 की जनगणना ऐतिहासिक थी, लेकिन अब हम एक दशक से भी ज्यादा आगे आ चुके हैं और अगली जनगणना में देरी हो चुकी है। जरा सोचिए, पिछले 10-12 सालों में जो इतने बड़े बदलाव हुए हैं और जो दर्ज नहीं हुए, वे हमारी आने वाली नीतियों और योजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।